हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम इन कैंपाई। सो अभी आपका जेई मेन सेशन 2 चल रहा है। आई होप अच्छा जा रहा होगा। आज जो था हमारे पास फर्स्ट डे था इस शिफ्ट का, मतलब इस सेशन का, सेशन 2 का हमारे पास ये फर्स्ट डे था 2 अप्रैल। तो उसका डिस्कशन अपन लेके आए हैं केमिस्ट्री का पेपर 1 का। ओके, तो जितने ये सब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जो जितने क्वेश्चन हम कलेक्ट कर पाए उतने ही क्वेश्चन है यहाँ पर। ओके, और अगर इसमें कुछ भी गलती हो या फिर आपको लगता है कि इसमें इस क्वेश्चन में ये अमेंडमेंट होना चाहिए, ओके, तो आप मुझे बताएं। क्लियर? सो दिस इज़ द अप्रैल सेशन। अप्रैल सेशन का ये मॉर्निंग शिफ्ट है बेटा, मॉर्निंग शिफ्ट। क्लियर? 2 अप्रैल। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हाइड्रोलाइजेस फास्टेस्ट। तो हमारे पास ये आपको दिख रहे हैं कार्बोक्सी डेरिवेटिव कंपाउंड्स दिख रहे हैं। तो कार्बोक्सी डेरिवेटिव कंपाउंड्स में हमारे पास जैसे कि लेट्स से इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द कार्बोनिल, तो जब इस पर हाइड्रोलिसिस व्हाट एडिशन ऑफ H2O, तो जब इस पर हमारे पास H2O अटैक करता है तो H2O क्या हो गया हमारे पास, न्यूक्लियोफाइल हो गया। तो न्यूक्लियोफाइल का फास्टेस्ट अटैक कब होगा, जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्जेस सबसे ज़्यादा होंगे। तो मतलब ये जो ग्रुप्स होते हैं ना, ये क्या होने चाहिए हमारे पास, विड्रॉइंग ग्रुप्स होने चाहिए। ये विड्रॉइंग ग्रुप्स होने चाहिए। विड्रॉइंग ग्रुप्स क्या क्या होते हैं, मतलब विड्रॉइंग ग्रुप्स होने चाहिए हमारे पास -M -I। तो द हाइड्रोलिसिस विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द -M -I एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द +M +I। क्लियर और नॉट? तो यहाँ पर हमारे पास साफ देखने को मिल रहा है कि ये है +M इस ग्रुप के लिए, ये और अच्छा +M इस ग्रुप के लिए। तो लीस्ट जो दिखाएगा वो B दिखाएगा, उसके बाद C दिखाएगा। यहाँ पर भी +M दिखा रहा है लेकिन इसका +M जो है C से कम है। तो लीस्ट जो होगा B हो गया, फिर हो गया C, फिर हो गया हमारे पास D, और हमारे पास Cl जो है +M नहीं शो करता इस कंडीशन में। यहाँ पर +M शो नहीं करता क्योंकि 3p ऑर्बिटल है, कार्बन का 2p ऑर्बिटल है। तो हैलोजन्स हमारे +M शो नहीं करते हैं, तो ये क्या दिखाएगा, -I। तो इस -I के कारण ये जो है हमारे पास फास्टेस्ट हाइड्रोलिसिस दिखाएगा। तो आंसर वुड बी A। ओके, तो गुड क्वेश्चन, इट वाज नॉट दैट मच ईजी। ओके, मतलब ईजी कैटेगरी में इसको नहीं डालूंगा मैं, मॉडरेट क्वेश्चन है। ओके, मतलब टफ क्वेश्चन भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर मैंने आंसर छुपाया नहीं है, छुपा देता हूँ। चलिए, विच डज़ नॉट फॉलो जनरल ट्रेंड अमंग हेलोजन। बहुत सीधी सी बात है यार, आपको पता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मतलब बहुत फेमस है, बहुत ईजी टाइप का क्वेश्चन है, काफ़ी ईजी टाइप का क्वेश्चन था। जो जनरल ट्रेंड होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, वो होता है कि डाउन द ग्रुप जाने पर हमारे पास क्या होना चाहिए, डिक्रीज़ होनी चाहिए। क्लियर और नॉट? लेकिन आपको पता है जग जाहिर है, मतलब यही तो सबसे बड़ी एनामलिटी, और इस कारण ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा होती है। ओके, क्लियर और नॉट? ओके, सो दिस इज़ द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वुड बी द रॉन्ग ऑर्डर। क्लियर? मतलब ये वो ट्रेंड फॉलो नहीं करता है, बाकी करते हैं भाई, बाकी बहुत ईजीली करते हैं। एटॉमिक रेडियस भी होगा, आयनिक रेडियस भी होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी भी होगा। और जनरल ट्रेंड क्यों फॉलो कर रहे हैं बाकी लोग, क्योंकि दिस इज़ द 17th ग्रुप। तो जो बीच वाले ग्रुप्स होते हैं ना, बीच वाले ग्रुप्स लाइक 13, 14, 15, यहाँ पर जो होता है हमारे पास चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा टफ रहती हैं। ओके, यहाँ पर मतलब एनोमलिटी ज़्यादा रहती है, लेकिन एकदम मोस्ट लेफ्ट ग्रुप एंड मोस्ट राइट, उसमें 17th, उसमें 18th भी नहीं, 17th ग्रुप, यहाँ पर ट्रेंड्स जो होते हैं वो काफ़ी जनरल होते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन्स इन एक्वस मीडियम। जनरली एक्वस मीडियम नहीं भी दिया होता ना यहाँ पर, वैसे तो बहुत अच्छा किया कि मेंशन है, लेकिन नहीं भी दिया होता तो हम मान के चलते कि एक्वस मीडियम है। ओके, तो एक्वस मीडियम में जो हमारे पास जनरल ऑर्डर होता है वो होता है 2 > 3 > 1 एंड देन NH3। क्या मतलब है 2 > 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री। लेकिन इन केस ऑफ मिथाइल ये ऑर्डर हो जाता है 2 डिग्री > 1 डिग्री > 3 डिग्री एंड देन NH3। इन केस ऑफ मिथाइल थोड़ा सा याद रखना पड़ता है ये। इसमें सारे फैक्टर्स इंक्लूडेड रहते हैं, जैसे कि पहला फैक्टर हमारे पास +I इंक्लूडेड रहता है, दूसरा फैक्टर सोल्वेशन इंक्लूडेड रहता है। तो इन सोल्वेशन +I को कंसिडर करते हुए ही ये दोनों ऑर्डर सामने आते हैं। ओके, तो मिथाइल के केस में हमारे पास कौन है 213 में, ऑप्शन B नज़र आ रहा है यहाँ पर। दिस इज़ 2 डिग्री, दिस इज़ 1 डिग्री, दिस इज़ 3 डिग्री। ओके, सो B वुड बी द करेक्ट आंसर।
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्मोडायनामिक्स से क्वेश्चन है, थोड़ा सा एक आध ऑप्शन इसमें जो है अच्छे दिए हुए हैं भाई, मोलार कैपेसिटी वाले ऑप्शंस अच्छे हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट फॉर द एडियाबेटिक प्रोसेस। लेकिन अगर आप एकदम थियोरेटिकल बेस पे चलोगे तो बहुत ईजी क्वेश्चन भी है। एडियाबेटिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू क्या होता है, ज़ीरो होता है। मतलब डेल्टा क्यू क्या होता है, एन सी डेल्टा टी। भाई नंबर ऑफ अमाउंट ज़ीरो नहीं हो सकता, टेम्परेचर चेंज ज़ीरो नहीं हो सकता। टेम्परेचर चेंज क्यों ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू ही ज़ीरो होता है। लेकिन वर्क डन तो हो रहा है ना, वर्क डन हो रहा है तो मतलब डेल्टा यू भी होगा, इज इट और नॉट। तो ये दोनों ज़ीरो नहीं हो सकते, तो बचा क्या ज़ीरो होने के लिए, हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी जो होगी हमारे पास एडियाबेटिक में ज़ीरो होगी, ना कि इनफाइनाइट। ओके, क्या बोल रहा है, वर्क डन ऑन गैस इज इक्वल टू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। सही बात है, वर्क डन ऑन गैस डेल्टा डब्ल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। डेल्टा डब्ल्यू पॉजिटिव हो गया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो ये ज़ीरो, तो डेल्टा यू भी ज़ीरो, सॉरी डेल्टा यू भी पॉजिटिव। ओके, क्योंकि वो एक्चुअली वर्क डन के बराबर ही होगा। सही बात है कि नहीं, वो वर्क डन के बराबर ही होगा। ठीक बात है, तो डेल्टा यू पॉजिटिव एन सी वी डेल्टा टी, ये पॉजिटिव तो डेल्टा टी भी पॉजिटिव, तो टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। अच्छा, यहाँ पर वो नहीं दिया हुआ ना, टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। तो भाई ये स्टेटमेंट जो हो गया वो गलत हो गया, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक बात है, और ये बताया ही अभी, वर्क डन ऑन गैस इज इक्वल टू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, मतलब डेल्टा यू पॉजिटिव। ओके, तो ऑप्शन ए एंड सी वुड बी द करेक्ट आंसर। क्लियर और नॉट। ओके, सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 4। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज इट सेइंग। बहुत ईजी क्वेश्चन है भाई ये। पी नॉट ए 200 mmHg, एन ए 1 मोल, एन बी 3 मोल, तो एक्स ए 1/3, एक्स बी 2/3। तो पी नॉट बी बताओ, अगर पी टोटल कितना है 500 है, तो इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। मतलब यार सॉल्यूशन चैप्टर ना एक मतलब इजी क्वेश्चन आएगा ही उससे, उसका है कहानी ये 2/3। क्लियर, तो ये निपट लेगा। तो अच्छा, इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। वेट यहाँ थोड़ा मैंने गलत कर दिया, सॉरी। पी नॉट बी तो निकालना है 2/3। ओके, तो 1/3 कॉमन लेके इसको 1500 बोल देते हैं। देन इट वुड बी व्हाट, 200 प्लस 2 पी वी नॉट। तो पी वी नॉट क्या आने वाला है, मेरे ख्याल 650 आने वाला है, 1300। ये तो 650 आ रहा है, कोई ऑप्शन नहीं है क्या यहाँ पर। एक और बार चेक कर लेते हैं। पी नॉट है इतना 1 मोल एंड ओके सॉरी 3 मोल्स ऑफ बी, गलती होगी 1/4 एंड 3/4, यहाँ पर गलती हो गई अपन से, तो इसको सही कर लेते हैं अपन गलती को। 1/4 एंड 3/4, तो ये 3 हो गया एंड ये 2000 हो जाएगा। तो 3 पी नॉट कितना हो गया हमारे पास, 1800 हो जाएगा। 4 ये 1800 हो जाएगा। यार अभी भी मुझे गलती क्यों नहीं लग रही इसमें, ऑप्शन ही मैच नहीं कर रहा। देख लेते हैं, नो अभी भी नहीं बैठ रहा है। तो 450 mmHg। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है ये। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए इज दिस वन, 1 मोल ऑफ ए, 3 मोल्स ऑफ बी आर मिक्सड, assuming solution to be ideal. Okay, find the vapor pressure of pure liquid B, P नॉट B निकालना है अपन को, if total pressure of solution is 500। ठीक है, तो 1/4 एंड 3/4, 3V नॉट मैंने गलती कर दी, तो 3V नॉट। तो हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा, 1800। P नॉट B इक्वल्स टू वॉट, 600 mmHg। ओके, मतलब ये डेटा देख लेना आप, कौन से ऑप्शन करेक्ट थे कौन से नहीं थे, डेटा क्या था। हाँ, लेकिन मोटा मोटा इसी टाइप के क्वेश्चंस और यही डेटा रहे होंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, मेटलिक नेचर ऑफ एल्यूमिनियम इज लेस देन गैलियम। नो, मेटलिक नेचर एकदम मतलब एक नॉर्मल प्रॉपर्टी है जो एनामोलिटी इतनी ज़्यादा शो नहीं करती है। ओके, तो नीचे जाने पर मेटलिक प्रॉपर्टी जो होती है इंक्रीज ही होती है। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, मतलब सही है, सॉरी गलत है। ये स्टेटमेंट गलत है। मेटलिक नेचर ऑफ एल्यूमिनियम, मेटलिक नेचर नीचे जाने पर इंक्रीज़ होती है। इंक्रीज़ होगा तो गैलियम का जो मेटलिक नेचर होगा हमारे पास यहाँ पर ज़्यादा होगा।
क्लियर। चलिए, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। नाउ आयनिक रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम +3 इज लेस देन Ga+3। तो उसके लिए मैं NCERT का डेटा मैंने यहाँ पेस्ट करके रखा है, आप देखिए। आयनिक रेडियस जो है हमारे पास 53.5 एंड दैट ऑफ गैलियम इज 62। तो आयनिक रेडियस भी इसकी जो है एल्यूमिनियम +3 की सही छोटी होती है गैलियम +3 से, और मेटलिक नेचर भी जो होता है वो कम होता है गैलियम से। तो भाई ये स्टेटमेंट भी हमारा जो है सही है। ओके, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर। क्लियर। नॉट ऑप्शन बी, both statement and statement 2 are correct. Now the next one is, if delta not less than P, then high spin complex are formed। सही बात है। अगर ये ज़्यादा होता तो समझ रहे हो क्या, मैं एक एग्जांपल देके समझा रहा हूँ आपको। देखिए, अगर ये वाला गैप ज़्यादा हो गया तो इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप नहीं कर पाएंगे और उसकी पेयरिंग अपन को यहीं करनी पड़ेगी, चौथे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग यहीं करनी पड़ेगी। और अगर ये गैप छोटा सा निकला तो पेयरिंग में जो एनर्जी खर्च हो रही है उसको ओवरकम करते हुए हम कहाँ चले जाएंगे, हम ऊपर चले जाएंगे। तो पेयरिंग नहीं होगी। ठीक बात है, पेयरिंग नहीं होगी। तो पेयरिंग नहीं होगी तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। तो ये स्टेटमेंट भाई सही है। क्लियर और नॉट। इन टेट्राहेड्रल लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस आर रेयर एज डेल्टा नॉट लेस देन पी। सही बात है भाई। हमारे पास टेट्राहेड्रल में जो डेल्टा, जो मतलब उसको डेल्टा टी बोलते हैं अपन, डेल्टा टी जो होता है ना वो लगभग 4/9 होता है डेल्टा ओ के, काफ़ी कम होता है। ओके, तो यहाँ पर डेल्टा जो होता है छोटा होता है, और छोटा होता है तो अपन क्या करते हैं, पेयरिंग नहीं करते हैं। ठीक बात है, पेयरिंग नहीं करते हैं तो हमारे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ही रहेंगे, वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस नहीं रहेंगे। ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। सो बोथ statements are correct. Okay, so option C would be the correct answer. Next question is, what is it saying? The weight of 0.1। अब बहुत कम चांसेस है कि स्टूडेंट ने सही बताया है, कुछ और भी चीज़ हो सकती है इसमें, लेकिन हाँ जो भी लिखा है मैं आपको बता देता हूँ। द वेट ऑफ, बहुत ईजी क्वेश्चन था अगर यही था तो। द वेट ऑफ 0.1 मोल ऑफ द अबव कंपाउंड इज। ओके, तो देख लेते हैं मोल इंटू मोलार मास। तो कितने कार्बन है भाई यहाँ पर, इतने का यहाँ पर है 9 कार्बन, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 5, फ्लोरीन 1, आयोडीन 1, हाइड्रोजन गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 7, ठीक है, 8 9 और 10, ठीक है, H10। तो ये 9 × 12 + 2 × 14 + 5 × 16, फ्लोरीन जो होता है 19 होता है। और मुझे लगता है आयोडीन का वहाँ पर एटॉमिक वेट दिया गया होगा क्योंकि नहीं याद रहता ये। तो ये लगभग आ रहा है अपने पास 372। ओके, सो फॉर 0.1 मोल इट वुड बी व्हाट 37.2 ग्राम। क्लियर। अब देखिए, अब अगर इसको ऐसे पूछा गया है 3 मतलब x × 10⁻⁻3, ठीक बात है, तो x क्या हो जाएगा 37.2 / 10⁻³ बड़ी 37200। मुझे लगता नहीं है भैया ऐसे पूछा गया होगा। ओके, मुझे नहीं लगता ये ऐसे पूछा गया होगा, ये कुछ अलग तरीके से पूछा गया होगा। ये पूछा गया होगा शायद x × 10⁻1 +1 पूछा गया होगा ये, तो तब जाके इसका आंसर 4 आएगा, अदरवाइज दिस आएगा, ये आएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है भाई, 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब सबको पता है यार इसका मोलार मास 100 होता है, फिर भी सॉल्व करके देख लेते हैं। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 कितना हो गया, 1 मोल हो गया, ठीक है। तो CaCO3 + 2HCl क्या बन जाएगा अपने पास, CaCl2 प्लस व्हाट H2CO3। तो ये 1 मोल हो गया, ये 0.19 हो गया। तो लिमिटिंग रीजन निकालने के लिए इसको क्या करेंगे, इसके स्टोइचियोमेट्री से डिवाइड करेंगे। तो ये कितना आ गया अपने पास 0, ये ऑब्वियसली यही लेस है, दिस इज ओनली लिमिटिंग रिएजेंट। तो नंबर ऑफ HCl/2 = नंबर ऑफ CaCl2 / 1।
ओके, तो 0.19 डिवाइडेड बाई 2 NaCl2। तो हमारे पास जो आएगा ये आ रहा है 0. देख लेता हूँ मैं एक बार कितना आएगा इसका, 8.5 ऐसा ही कुछ है। नो 9.5। ओके, 0.19 डिवाइडेड बाई 2, तो इट इज़ कमिंग टू 0.095 मोल। हाँ, अब जो ऑप्शन दे रखे हैं उससे मुझे लग रहा है कि दिस इज़ नॉट P इंटू 10⁻², दिस इज़ P इंटू 10⁻3। ओके, तो तब जाके ये क्या बनेगा, 95 बनेगा। क्लियर? ओके, सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 9। द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10 फॉर द कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। लेंदी क्वेश्चन है थोड़ा सा, हाँ, लेकिन टफ नहीं है। देखिए, हाइड्रोकार्बन हम क्या बोल देते हैं, CXHY बोल देते हैं। ठीक है, CXHY क्या बोल रहा है, XCO2 प्लस Y/2H2O। ठीक है, तो 1/12x प्लस y, और ऑन कंप्लीट कंबशन ही बोल रहा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये कितना है, 1.46। तो इसके मोल कितने हो जाएंगे अपने पास, इसके ये मोल्स लिख रहा हूँ अभी मैं ना, 44। और ये कितना हो जाएगा, 0.56 डिवाइडेड बाई 18। मैं वो कैलकुलेट करके बताता हूँ उसको कितना आ रहा है। फिर इसमें ना अपन वो लगाएंगे मोल एनालिसिस। ओके, जैसे कि जस्ट वेट, थोड़ा सा लेंदी है। क्या निकालना है, एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है। ओके ओके ओके, तो फिर तो एक्स और वाई का रेशियो ही निकाल लेते हैं, बस बहुत है। एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है तो डिवाइडेड बाय 44, तो इट इज़ कमिंग टू 0.033। ठीक है, 0.56 डिवाइडेड बाय 0.18, 0.03। तो 0.033 3 मान लेता हूँ, है ना, 3 मान लेता हूँ इसको मैं, डिवाइडेड बाई एक्स, 0.03 डिवाइडेड बाई y/2। तो ये तो निकल लिया। तो x बाई वाई जो आ रहा है 1/2, तो मतलब कार्बन 1 हो गया और हाइड्रोजन 2 हो गया। बी वुड बी द आंसर। ओके, इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा टफ नहीं था। द नेक्स्ट वन इज क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग होमोलिसिस, होमोलिसिस में फ्री रेडिकल बनता है ऑफ द अबव कंपाउंड विच पोजिशन विल फॉर्म मोस्ट स्टेबल एंड लीस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल। तो भाई अगर यहाँ पर बनाओगे तो ये फ्री रेडिकल रेजोनेंस में रहेगा, यहाँ पर बनाओगे तो 3 डिग्री रहेगा, और यहाँ पर बेटा सबसे लीस्ट स्टेबल रहेगा भाई ये। ओके, क्योंकि sp कार्बन होगा, sp2 कार्बन होगा, इन पर पॉजिटिव एंड फ्री रेडिकल आर नॉट स्टेबल एट ऑल, क्योंकि ये होती हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट रेडिकल्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रेडिकल्स को ना चाहिए कि लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम वहाँ पर अटैच्ड हो। अब यहाँ पर तो sp ऑलरेडी, तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और ये अलग से क्या हो गया, ये अलग से क्या हो गया आपका और इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो और इलेक्ट्रॉन खींचेगा, उसको और डेफिशिएंट बनाएगा। ये भी ठीक है, रेजोनेंस में जा रहा है, लेकिन 3 डिग्री वुड बी द मोस्ट स्टेबल। ठीक बात है ना, 3 डिग्री वुड बी द मोस्ट स्टेबल। इनका जो हाइपर कंजुगेशन होता है रेडिकल का, वो बहुत स्टेबलाइजिंग होता है। ओके, तो हमारे पास 3 डिग्री वुड बी द मोस्ट स्टेबल, दैट इज़ द कार्बन नंबर 3, एंड लीस्ट इज़ व्हाट, 1। तो ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए, अब इसमें इसको कोई नंबर नहीं दिया, नहीं तो 1 और इस नंबर में ना कन्फ्यूज़न हो जाता फिर। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक। तो एरोमेटिक के लिए कितने क्या चाहिए भाई, 4n+2। 4n+2 मतलब 2 आ जाए, 6 आ जाए, 10 आ जाए, 14 आ जाए, इतने पाई इलेक्ट्रॉन आ जाए, और कंप्लीट कंजुगेशन होना चाहिए भाई। तो बहुत स्टैंडर्ड है, इसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रोपोनियम आयन। तो इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक बात है, ये एरोमेटिक हो गया। ये 8 हैं, तो इसको एंटी एरोमेटिक बोल सकते थे, मतलब 4n एंटी एरोमेटिक बोल सकते थे, लेकिन अपनी अनस्टेबिलिटी को बचाने के लिए ये नॉन प्लानर हो जाता है और टब शेप में एग्जिस्ट करता है, तो ये नॉन एरोमेटिक हो जाता है। ओके, ये नॉन एरोमेटिक हो जाता है। ये हमारे पास भाई एरोमेटिक है भाई, दिस इज़ एरोमेटिक। ये देखिए लोन पेयर, ये लोन पेयर, तो ये जो लोन, सॉरी यहाँ पर नहीं, ये जो लोन पेयर है ये कॉन्जुगेशन में जाएंगे, और अभी आपको भले ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, लेकिन ये दोनों लोन पेयर 6, मतलब दोनों लोन पेयर कंजुगेशन में जाएंगे और ऐसा पाई इलेक्ट्रॉन बिहेव करेंगे।
तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। तो 1 2 3 ये भी एरोमेटिक है हमारे पास, ये भी एरोमेटिक है। क्यों एरोमेटिक है? क्योंकि 2 पाई इलेक्ट्रॉन जो है ना, 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये कंजुगेशन में रहेंगे भाई। ओके, ये कंजुगेशन में रहेंगे तो ये स्ट्रक्चर ऐसी बन जाएगी, फिर ये वापस यहाँ आ जाएगा। तो दिस इज कंप्लीट कंजुगेशन इन 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये भी क्या हो गया हमारा, एरोमेटिक हो गया। ये भी एरोमेटिक है, ये तो जग जाहिर है कि एरोमेटिक है। ये एंटी एरोमेटिक हो गया भाई, दिस इज एंटी एरोमेटिक। ओके, ये एंटी ना तो ये वो भी नहीं है, क्या बोलते हैं इसको अपन, ये वो भी नहीं है, मतलब समझ रहे हो, पता नहीं क्या बोलने वाला था, आई डोंट नो, सॉरी। तो ये एंटी एरोमेटिक हो गया, तो ये आंसर नहीं होगा हमारा, ये काउंट में नहीं आएगा। ओके, चलिए, दिस इज एंटी एरोमेटिक अगेन 4 पाई इलेक्ट्रॉन, आप देखिए 4 पाई इलेक्ट्रॉन का एंटी एरोमेटिक, एंड दिस इज एरोमेटिक। ओके, ये भी एरोमेटिक हो गया हमारे पास। तो दिस वन, तो कौन कौन हो गया, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, और फिर ये भी हो गया, फिर ये भी हो गया। ये एरोमेटिक गिन रहा हूँ मैं अभी तक, है ना, ये एरोमेटिक गिन रहा हूँ, ठीक है। और ये भी एरोमेटिक हो गया, तो 4 तो एरोमेटिक हो गए, 5 एरोमेटिक हो गए, और एक नॉन एरोमेटिक हो गया। तो 6 वुड बी द 6 वुड बी द आंसर। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल अमीनो एसिड्स, सॉरी यहाँ पर मैंने एक पिक्चर पेस्ट तो की थी। ऑल अमीनो एसिड्स नेचुरली अकरिंग, ओके, नेचुरली अकरिंग हैव एटलीस्ट 1 कायरल सेंटर। नहीं भाई, ग्लाइजीन नहीं होता। अमीनो एसिड हमारे पास क्या होता है बता देता हूँ, NH2 COOH H, और ग्लाइजीन में जो ये वाला ग्रुप होता है ना, R वाला, ये होता है H होता है। तो दोनों हमारे पास ग्रुप सेम हो गए, तो कायरल सेंटर नहीं है। हमसे क्या पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, तो दिस इज द इनकरेक्ट, तो ये ऑप्शन रहेगा भाई हमारे पास। ऑल नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड हैव एटलीस्ट, wait, all amino acids are optically active, all amino acids are optically active, so this is not chiral center, so this is not optically active. Okay, हाँ, all naturally occurring amino acid have at least 1 chiral center except glycine, ये भी बताया मैंने। तो ये तो करेक्ट आंसर में निशान अलग से लगाता हूँ। दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, तो जो इनकरेक्ट होंगे ना उनको हम अपना आंसर मान लेंगे। Glutamic acid is the only amino acid which has COOH group in its side. No, this is wrong. ओके, मैं आपको बता देता हूँ भाई, यहाँ पर ग्लूटामिक एंड एस्पार्टिक एसिड जो होते हैं वो हमारे पास दोनों COOH रखते हैं। ओके, NCERT से लिया है मैंने ये। द अमीनो एसिड सिस्टीन अंडरगो हाइड्रोलिसिस फास्टर ड्यू टू एसएच ग्रुप, सो दिस इज आल्सो चेक कर लेते हैं एक बार। दिस इज आल्सो करेक्ट वन। द अमीनो एसिड सिस्टीन अंडरगोज, सिस्टीन ये सल्फर कंटेनिंग होता है भाई, ये सिस्टीन सल्फर कंटेनिंग होता है, और ड्यू टू गुड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास ये जो है फास्टर हाइड्रोलिसिस में चला जाता है। ओके, सो दिस इज करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन एक्चुअली। तो करेक्ट आंसर वुड बी व्हाट, द रॉन्ग स्टेटमेंट फर्स्ट एंड थर्ड। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 13. Now we are moving to the question number 14, completely memory based question. You should remember the color of these. Okay, तो ये तो बहुत famous है, Prussian blue. These are not that much famous. Okay, but all are correct, all are correct. Okay, all are correct. चलिए, we are moving to the next. क्या बोल रहा है, among the given compounds NH3 NF3 ClF3 find the hybridization of compound which is polar and has highest number of lone pair. तो भाई NH3 की बात करते हैं, पोलार है भाई ये। ओके, NH3 की बात करते हैं, ये भी पोलार है। ओके, लोन पेयर सेंट्रल एटम पर होने चाहिए, लोन पेयर सेंट्रल एटम पर होने चाहिए, तो साइड एटम पर। बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने बता दिया ये भी पोलार है। XeF2 3 लोन पेयर बचेंगे। ये पोलार नहीं है भाई, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। ओके, SO2, दिस इज SO2। तो जो सबसे तगड़ी चीज़ नज़र आ रही है मुझे, वो नज़र आ रही है ये वाली, कि पोलार भी है, उस पर 2 लोन पेयर भी हैं, तो sp3d। ठीक बात है, मेरे हिसाब से आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का जो होगा B होगा। ओके, क्योंकि ये पोलार नहीं है, लोन पेयर सबसे ज़्यादा है लेकिन ये पोलार नहीं है। ये दोनों पोलार है लेकिन लोन पेयर एक की है तीनों पर, इस पर लोन पेयर 2 हो गए। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, A इज़ द रेयरेस्ट मोनो एटॉमिक P ब्लॉक एलिमेंट। ठीक बात है,
X इज़ हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब F, Y इज सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये क्या हो रहा है AF4O। यार जग जाएगी रे, ये नथिंग बट वॉट मोनो एटोमिक है, तो हमारे पास ये क्या होगा, नोबल गैस होगी, तो XeF4O। क्लियर और नॉट? तो हमारे पास यहाँ पर जो कहानी होगी वो कुछ इस तरह की होगी, और एक लोन पर रह जाएगा इस पर, तो 5 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पर, तो मतलब sp3d2। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? इजी क्वेश्चन इट वाज। ये भी बहुत इजी है भाई। ए जो बनेगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये कुछ इस तरीके का बनेगा Cl। अब यहाँ पर तुम्हें एक बहुत तगड़ा बेस नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर एलिमिनेशन होगा और हमारे पास बनेगा अल्काइन। फिर अल्काइन का हाइड्रोलिसिस, H2O का एडिशन। अब यहाँ पर सिमेट्रिकल है, तो आप हाइड्रोजन को जो है कहीं भी OH को कहीं भी जोड़ दो, अदरवाइज H2O मार्कोनिक वे में ऐड होता है। ये टोटोमेरिज्म दिखाएगा CH3COO CH2 CH3। ओके, ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, सो from my side only 17 questions were there which I collected. Okay, so this is the complete solution of the chemistry paper JEE main अप्रैल सेशन 2 अप्रैल शिफ्ट 1। ऐसे ही मैं डेली जो है अपडेट करता रहूँगा इन पर, तो आप देखते रहिए और चैनल को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।